तो एवन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये जो क्लास है पार्ट नंबर 9 है और जो पार्ट नंबर 8 तक है ये आपकी क्लास अपलोडेड है। जो आपकी प्लेलिस्ट बना दी है, चैनल में जाओगे और प्लेलिस्ट से आप उसको देख सकते हो। उसमें सीक्वेंस वाइज कराया हुआ है। तो ये जो अध्याय नंबर 15 है, चैप्टर नंबर 15 है, इसमें मौर्य साम्राज्य को देखेंगे हम आज। ठीक, और इसके जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट जो वेस हमने ये तैयार किया है और इसको हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कराएंगे। तो आपने जो पहली वाली जो वीडियोस नहीं देखी हैं तो कृपया उनको देखें और उसके बाद इसको देखें, तो आपका जो सीक्वेंस है वो बनता चला जाएगा और दिमाग में सारी चीज़ें फीड होती जाएंगी कि कब और कहाँ कैसे क्या हुआ था। तो ये सीरीज़ रहती है। तो ये पार्ट नंबर 9 है। ठीक, और उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, आप देख सकते हैं। और इसको लाइक शेयर और कमेंट भी इस पर करते रहना। ठीक, तो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15, अध्याय नंबर 15। ठीक, इसमें क्या पढ़ना है हमें? मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो मौर्य साम्राज्य बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। ठीक, जो हमने पहली वाली क्लासेस में बताया था कि नंदवंश, ठीक है, नंदवंश था। नंदवंश का जो शासक था घनानंद। ठीक है, कौन था? नंदवंश का अंतिम जो शासक था वो कौन है? घनानंद है। और घनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने आपके मौर्य वंश की स्थापना करी थी। और किसकी सहायता से? आपके चाणक्य की सहायता से। ठीक, उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का होता, बेटा था बिंदुसार। ठीक, उसका नाम था बिंदुसार। और बिंदुसार का जो लड़का था वो है अशोक। और अशोक का जो पुत्र था वो है बृहद्रथ। और बृहद्रथ कौन सा था? सॉरी, अशोक का बृहद्रथ नहीं है, बृहद्रथ आपका अंतिम शासक है। ठीक है, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो हम इसमें जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे जहाँ से हमको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, फिर देखते हैं आपका नेक्स्ट। अभी स्टार्ट करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं और कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम टैकल करते चलेंगे। तो ये देखते हैं, मौर्य वंश का संस्थापक और प्रथम सम्राट, ठीक है, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, जो 322 बीसी में नंद वंश शासक घनानंद को हराया था। डिफीटेड द नंद रूलर चंद्र घनानंद इन 322 बीसी। ठीक, जन्म कब हुआ था इसका? 345 ईस्वी पूर्व जन्म हुआ था। अन्य नाम क्या है इनके? स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन। ठीक है, सेंट्रोकोटस, एम्पियानस व प्लूटॉर्क्स, एंड्रोकोटस और नियार्क्स, सेंट्रोकॉप्टस। ठीक, फिर का विशाखदत्त की मुद्रा रक्षस में इनको व्रसलस निम्न कुल का बताया है। ठीक है, निम्न कुल का बताया। ठीक, फिर आपका इनके प्रधानमंत्री कौन थे? इनके प्रधानमंत्री थे आपके चाणक्य। ठीक है, जिनको हम चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी थी। इसमें आपके राजनीतिक का पार्ट अधिक है और जो आपका अर्थशास्त्र का पार्ट है बहुत कम मात्रा में है। ठीक, तो इसको हम बेसिकली राजनीतिक शास्त्र बोल सकते हैं। फिर आपका आता है कार्य और युद्ध, वर्क एंड वॉर। क्या होता है? 305 बीसी में सेल्कस निकेटर को हराया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक, क्वेश्चन बन सकता है कि सेल्कस निकेटर था, उसको किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। सेल्कस निकेटर ने अपनी पुत्री, ठीक है, अपनी पुत्री कॉर्नेलियस की शादी तो किससे करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य से करी थी। और 4 प्रांत काबुल, ठीक है, कौन कौन से थे? 4 प्रांत थे, काबुल, कांधार और हेरात एवं मकरान, चंद्रगुप्त के को क्या कर दिए थे? गिफ्ट में दिए थे। किसने? जब शादी करी थी उसने। जैसे मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, एक काबुल था आपका, काबुल, ठीक, आपका कांधार है ना, हेरात एवं मकरान। ठीक, ये 4 प्रांत थे चंद्रगुप्त के अधीन कर दिए गए थे। ठीक, फिर आपका रुद्रादमन और जूनागढ़, जो गिरनार अभिलेख आता है। ठीक, इसमें क्या आता है? संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है। ठीक है, रुद्रादमन संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है, जो चंपू शैली गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे ये दे रखा है आपका संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? तो संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख आपका रुद्रादमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ना, गिरनार जिसे बोलते हैं, वो वाला संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है। और ये चंपू शैली में लिखा हुआ है। चंपू शैली का मतलब है गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्पगुप्त ने सुदर्शन झील सौराष्ट्र का निर्माण कराया था। ठीक, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया था वो किसने किया था? चंद्रगुप्त का मौर्य का राज्यपाल था पुष्पगुप्त। ठीक है, कौन था? पुष्पगुप्त था। उसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था सौराष्ट्र महाराष्ट्र में। ठीक, अशोक द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया था इसका, मतलब इसका रिनोवेशन कराया था। रुद्रादमन और पुनर्निर्माण कराया, रुद्रादमन में भी पुनर्निर्माण कराया इसका। फिर आता आपका मेगास्थनीज। जैसे मैंने आपको बताया था, ये विदेशी यात्री था जो सेल्कुलस निकेटर का राजदूत था। ठीक, इसका सेल्कुलस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था। और पुस्तक क्या लिखी थी इसने? इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। ठीक, फिर आपका जैन धर्म और का अनुयायी कौन था? जैन धर्म का अनुयायी कौन बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को अपनाया गया था।
और दीक्षा गुरु भद्रवाह से ली थी। चंद्रगुप्त ने जो दीक्षा ली थी जैन धर्म की, तो वो किससे ली थी? तो गुरु भद्रबाहु था उसका, ठीक, क्या नाम था उसका? गुरु भद्रबाहु था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी थी जैन धर्म अपनाने की, ठीक। फिर आता आपका 298 बीसी कर्नाटक की श्रवण बेगोला में जैन विधि संलेखना पद्धति द्वारा प्राण त्याग दिए गए थे, ठीक है। कहाँ पर त्यागे थे आपने? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जो प्राण त्यागे थे वो कर्नाटक में, कौन सी जगह है? श्रवण बेलगोला नामक जगह है, ठीक है। वहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने? संलेखना पद्धति द्वारा प्राण त्याग दिए थे, ठीक। तो अब बात आई है संलेखना पद्धति, ठीक। संलेखना का मतलब क्या होता है कि इसमें उपास रखते हैं, क्या रखते हैं? उपास रखते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि पानी भी पीना बंद कर देते हैं, और धीरे धीरे क्या हो जाता है? शरीर डाउन होता जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। तो ये होती है आपकी संलेखना पद्धति। तो अगर क्वेश्चन आता है कैसे, तो संलेखना पद्धति किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो संलेखना पद्धति आपके जैन धर्म से रिलेटेड है, और इसमें क्या करते हैं? उपवास के थ्रू मृत्यु होती है इसमें, कि मतलब कि खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं और शरीर धीमे धीमे क्या हो जाता है? कमजोर होकर लास्ट में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। तो ये होती है आपकी संलेखना विधि। फिर आपका मेगास्थनीज के बारे में देखते हैं। मेगास्थनीज के बारे में पुस्तक कौन सी लिखी है इसने? इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक। कौन सी? इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था, है ना। इसके बारे में विवरण डिस्क्रिप्शन देते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था, ठीक है। तो मेगास्थनीज ने क्या लिखा है कि जब सम्राट जनता के सामने आता था तो क्या होता था? शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था, ठीक है। तो ये किसकी बुक में लिखा हुआ है? मेगास्थनीज के द्वारा। किस बुक में? इंडिका बुक में, ठीक। उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता था। किसमें? एक सोने की पालकी में उनको लाया जाता था। ये भी इंडिका के द्वारा लिखी हुई है, और उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। जो अंगरक्षक होते थे और जो हाथी रहते थे और जो घोड़े रहते थे, तो वो जो सोने चांदी से अलंकृत रहते थे, मतलब सजे हुए रहते थे। ये किसमें विवरण दिया गया? आपका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका नामक पुस्तक में, ठीक है। ये सारा ब्यौरा दे रखा है। फिर आता आपका कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे, ठीक। पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाते थे, ठीक। राजा सामंत हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। जो राजा था वो हथियारबंद महिलाएं होती थीं। जैसे आपका बताया जाता है कि उस जो प्राचीन हिस्ट्री में है ना, कि महिलाओं की स्थिति किस तरह की थी, तो महिलाओं ने भी इस तरह के काम किया कि हथियारबंद महिलाएं भी रही थी, मतलब सिक्योरिटी टाइप से उन्होंने क्या किया है? काम भी किया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं महिलाओं की स्थिति के बारे में। फिर अब उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उसे खाना चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है, जिसे 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं, ठीक। जो पाटलिपुत्र था इनकी राजधानी थी। फिर आता आपका 2 और 3 मंजिल वाले लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए थे, ठीक है। 2 और 3 मंजिल वाले घर थे और जो लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए थे। राजा का महल भी काठ का बना हुआ था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त का जो महल था वो किसका था? काठ का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। यह चारों तरफ उद्यानों चिड़ियों के लिए बसेरा घिरा हुआ था, ठीक है। फिर आता है उसके बारे में बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, जो 298 से 273 बीसी तक इसने शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अन्य नाम क्या था इसके? अन्य नाम भी हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, वो उसके बिंदुसार के बारे में पूछ लेते हैं कि बिंदुसार के नाम से, जैसे कि आपका अमित्रघात, ठीक है। ये क्या है? इसका जो अर्थ निकलता है शत्रु विनाशक बोलते हैं इसको, ठीक है। बिंदुसार को अमित्रघात भी बोलते थे, भद्रसार भी बोलते थे कि वायु पुराण में, ठीक। फिर आपका सिंहसेन, जैन धर्म में इसको सिंहसेन के नाम से जाना जाता था, और 16 राज्यों का विजेता बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बताया गया है, ठीक। फिर आपका आजीवक संप्रदाय के अनुयायी, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था कौन? आपका ये बिंदुसार, ठीक है। जैसे जैन धर्म था, आप किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था कौन? बिंदुसार ने कौन सा संप्रदाय अपनाया था? तो आजीवक संप्रदाय अपनाया था। तो आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक था वो मखलीपुत्र गोसाल था, ठीक। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जो आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक है, फाउंडर कौन है? तो मखलीपुत्र गोसाल है। और ये जो बिंदुसार है किस संप्रदाय से रिलेटेड था? तो वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था, ठीक। फिर आता आपका सीरियन नरेश एंटियोकस ने डाइमेकस को भेजा था। बिंदुसार ने मदिरा, अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना करी थी। मतलब सीरियन नरेश एंटियोकस ने डाइमेकस को भेजा था बिंदुसार के दरबार में, ठीक। तो बिंदुसार ने उससे क्या डिमांड करी थी? मदिरा और अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना करी थी कि हमको ये सारी चीज़ें हमारे लिए भेजो। फिर आता है बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए कि प्रधान खल्लाटक किससे रिलेटेड है?
तो ये जो बिंदुसार की जो सभा थी, ठीक है, उसमें मंत्रिपरिषद रहती थी, 500 के सदस्यों की मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान रहता था खल्लाटक था। कौन था? खल्लाटक, जिसे बोलते हैं खल्लाटक। ठीक, फिर आता है आपका बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु या झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुमीम, क्या है, सुमीम और बाद में अशोक को भेजा था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर देखते हैं आगे। फिर आता है आपका अशोक के बारे में देखते हैं। अशोक ने 273 और 232 बीसी में क्या करा है? शासन किया है। ठीक, और ये किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था। ठीक, 269 बीसी अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट बन गया था, 269 बीसी में बना था। फिर आपका इससे पहले अशोक अवंती का राज्यपाल था। ठीक, किसका? अवंती का राज्यपाल था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना था तो उससे पहले वो कहाँ का राज्यपाल था? तो वो आपका अवंती का था। ठीक है, इसको याद रखना है, अवंती का राज्यपाल था। ठीक, अशोक के पिता के बारे में मैंने आपको बता दिया था, कौन था? बिंदुसार था। माता नाम था सुभद्रांगी, और अशोक का नाम अलग अलग नाम से पुकारा जाता था अशोक को, जैसे आपका मास्की, गुर्जर, नेतूर एवं उड़े, गोलम लेख अशोक, कन गनहल्ली शिलालेख कर्नाटक में, रांडियो अशोक राजा अशोक के नाम से, पुराण, ठीक है, पुराण में अशोक वर्धन, भ्राभु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है। ठीक है, ये अभिलेख है, भ्राभु अभिलेख है, भ्राभु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है, और पुराण में अशोक वर्धन का है। गगनहल्ली शिलालेख कर्नाटक में, गगनहल्ली जो कर्नाटक में शिलालेख है उसमें रांडियो अशोक राजा अशोक के नाम से जाना था। मस्की, गुर्जर एवं उडेलाम लेख में अशोक नाम से आता है। ठीक है, 1837 में जेम प्रिंसेस द्वारा ब्राही लिपि का अभिलेख देवनाम प्रियदर्शी लिखा हुआ है। ठीक, फिर आपका जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य के नाम से प्रसिद्ध है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्स टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आपका अशोक का धार्मिक जीवन। ठीक है, अशोक का रिलीजन लाइफ क्या थी? प्रारंभ में धर्म कौन सा था? ब्राह्मण धर्म, महावंश थे। ठीक है, अशोक का जो प्रारंभिक जो धर्म था वो कौन था? महावंश, ब्राह्मण धर्म था। फिर उसको राजतरंगड़ी, शैव धर्म, ठीक है, बौद्ध साहित्य और अहरोरा लेख, निग्रोध के उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, किसका? निग्रोध का उपदेश सुना और फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक, बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ले ली थी? दीक्षा ली थी उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से उन्होंने दीक्षा ली थी। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि जो अशोक था, अशोक ने जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा ली थी वो किससे ली थी? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से ली थी। फिर आता है आपका बौद्ध तीर्थों की यात्रा। ठीक है, बौद्ध तीर्थों की यात्रा के बारे में, तो राज्य अभिषेक 10 वर्ष में बोध गया। ठीक है, 12 वर्ष में निगागली सागर और 20वें वर्ष में लुम्बिनी। ठीक है, अशोक ने बृहद स्तर पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। अशोक ने सबसे अधिक मतलब बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। इसने 84 स्तूपों, ठीक है, कितने? 84 स्तूपों का निर्माण कराया था, जिसमें पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका सिलोन भेजा था। इसको सिलोन बोलते हैं, श्रीलंका को सिलोन बोलते थे पहले। और इसने महेंद्र, पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। इसको कहाँ भेजा था? श्रीलंका में भेजा था। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। तो और इसके जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है पाटलिपुत्र में होती है, और मोगली पुत्र तिस्स, ठीक है, इन तिस्स थे। अशोक व आजीविक संप्रदाय के बीच में क्या रिलेशन है? तो आजीविका और अन्य संप्रदायों का सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। किसने? अशोक कैसी नीति अपनाता था? तो धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाता था। ठीक, बराबर की पहाड़ियों बिहार में 4 गुफाएं। ठीक है, अशोक ने क्या करा है? बराबर की पहाड़ियों में जो बिहार में स्थित है उसमें 4 गुफाएं बनाई थी। कौन सी? कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी का निर्माण कराया था। तो कर्ज किससे संबंधित है? बिहार में बनी बराबर की पहाड़ी पर बौद्ध गुफा, चौपार भी है, सुदामा भी है, विश्व झोपड़ी भी है। ठीक, फिर आता है आपका धम्म। अशोक के 11वें शिलालेख में वर्णित है कि अर्थ क्या है इसका? नैतिक नियमों की संहिता। ठीक है, किसकी? नैतिक नियमों की संहिता। फिर आता है आपका अशोक का कलिंग विजय क्या कहता है? तो जानकारी मिलती है कि अशोक के जो कलिंग विजय की जो जानकारी मिलती है 13वें अभिलेख से मिलती है। कहाँ से? 13वें अभिलेख से अशोक के कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। जो 261 बीसी कलिंग वर्तमान उड़ीसा का दक्षिणी भाग पर हमला और राजधानी तोसली पर अधिकार किया था, और अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और बहरी घोष से धर्मघोष किया। ठीक है, फिर आपका होता है परवर्ती मौर्य शासक। इसके बाद लेटर मौर्य रूलर, मतलब मौर्य साम्राज्य के बाद में जो आए थे मौर्य शासन के लिए जो शासक थे उनके बारे में बताता है कि मौर्य शासन 137 वर्ष तक चला। ठीक है, कब तक रहा? 137 वर्ष तक रहा मौर्य शासन। अंतिम शासक इसका बृहद्रथ था। सेनापति पुष्पमित्र शुंग था, किसका? बृहद्रथ का, और 185 ईसा पूर्व में हत्या कर दी थी किसकी? बृहद्रथ की। किसने?
पुष्पमित्र शुंग ने, और पुष्पमित्र शुंग ने इसकी हत्या करने के बाद शुंग वंश का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो जो आपका पहले से बता रहे हैं कि पहले था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य था, उसने क्या करा, जैन धर्म को अपनाया था, सल्लेखना विधि से क्या करती अपनी मृत्यु को प्राप्त किया। फिर आता है उसके बाद में बिंदुसार आया, बिंदुसार को अमित गात्र शत्रु भी कहते हैं। ठीक, और उसका बेटा आया था, वो आप किस संप्रदाय से रिलेटेड था, जो बिंदुसार था वो आजीवक संप्रदाय से रिलेटेड हुआ। ठीक, उसके बाद अशोक आया, अशोक का जो धर्म था वो उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था कलिंग विजय के बाद में। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद में। फिर उसके बाद आया जो आया था भरतरथ, मतलब अंतिम राजा था, और इसका जो सेनापति था पुष्पमित्र शुंग। ठीक है, उसने क्या करा, इसको भरतरथ को मार के शुंग वंश की स्थापना कर ली। ठीक, फिर आता है आपका पतन के कारण क्या थे, इसके पतन के कारण भी तो कुछ रहे होंगे, तभी तो इसका पतन हुआ है। तो अशोक अयोग्य उत्तराधिकारी, परवर्तीय मौर्य शासक थे, अत्यधिक केंद्रीकृत शासन था, रोमिला था, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, ठीक है, करों की अधिकता और आर्थिक समस्या थी। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का विभाजन भी हो गया। ठीक है, तो ये इसके पतन के कारण थे। और कुणाल पश्चिमी, ठीक है, किस में बदल गया था, ये कुणाल पश्चिमी और दशरथ पूर्वी में इसको डिवाइड कर दिया, मतलब इसका विभाजन हो गया। फिर आता है आपका मौर्यकालीन प्रशासन, मौर्यकालीन एडमिनिस्ट्रेशन, भारत की प्रथम केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक, तो इसमें क्या था, भारत की जो प्रथम केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, तो इसमें मौर्यकालीन जो प्रशासन था, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, किस तरह से जानते हैं कि तो भारत की प्रथम केंद्रीकृत, ठीक है, केंद्र सेंट्रल जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक है, सेंटर की जो व्यवस्था थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थी। मौर्यकालीन जो प्रथम था केंद्रीय शासन था, जिसमें राजा था, ठीक है, 5 प्रांत थे, कुमार, आर्यपुत और राष्ट्र बोलते थे, मंडल, प्रादेशिक प्रतिष्ठा और विसार, आहारपति और विषयपति को विसार कहते थे। ठीक, फिर आपका ग्राम, ग्राम वाले को क्या कहते थे, जो मुख्य होता था उसको ग्रामीण कहते थे मौर्य शासन में। ठीक है, फिर आपका आता था केंद्रीय शासन, परिचय देंगे। ठीक है, इसको हम कल वाली क्लास में करेंगे, पार्ट नंबर 10 में। और आज के लिए इतना ही। इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों, ताकि और भी वीडियो हम डाल सकें, और इसको शेयर भी करना ताकि व्यू ज़्यादा मिले, और थोड़ा सा सपोर्ट करिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।